आज के मुख्य समाचार। चट्टा तस्करी का चौंकाने वाला मामला। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का चुनावों पर आया बयान। सीएम ने नगर निगम की 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर कमलकांत गौतम ने दूर की भ्रांतियां। संजौली गुरुद्वारा विवाद, एफआईआर को लेकर बड़ा विवाद। 6 और 7 को येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न केवल अपनी पार्टी की स्थिति पर बात की, बल्कि अन्य राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य का भी विश्लेषण किया। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान को मजबूत कर रही है। उनके अनुसार पार्टी की रणनीति स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय संतुलन पर अधिक केंद्रित है, जिससे उसे जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने खासतौर पर केरल का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ कांग्रेस आगामी चुनावों में अपनी मजबूत छाप छोड़ने की स्थिति में है। उनके अनुसार राज्य में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता सकारात्मक संकेत दे रही है। तमिलनाडु की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लंबे समय से 2 प्रमुख दलों का दबदबा रहा है, लेकिन अब नया विकल्प उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। असम के संदर्भ में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यहाँ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना देखी है। उन्होंने माना है कि भाजपा ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अपने प्रदर्शन का गहन विश्लेषण कर रही है। जहां जीत मिल रही है वहां रणनीति को और मजबूत भी किया जा रहा है, जबकि जहां हार का सामना करना पड़ रहा है वहां कमियों को समझकर सुधार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि कहां हमारी पार्टी से कमी रह गई है और कहां हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह प्रक्रिया हमें भविष्य के चुनावों के लिए भी अधिक तैयार बनाएगी। कुल मिलाकर विक्रमादित्य सिंह के बयान से साफ होता है कि आने वाले चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुटी है, वहीं अन्य राज्यों में नए राजनीतिक समीकरण भी बनते दिख रहे हैं। वहाँ पे मुख्य रूप से जो है टीएमसी की सरकार पिछले 15 साल तक रही, उसके पहले 15 साल जो है वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे रही। तो निश्चित तौर से उस दृष्टि से कहीं ना कहीं हमारा जो वहाँ पे ग्राउंड प्रेजेंस था वो कम हो गया था, मगर इस बार हर सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्गर रन उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अभी के लिए वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी है, अब उसमें क्या चीजें निकल कर आती है, क्या उसमें जो ऑब्जर्वेशंस आती है, वो तो केवल जब हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसके ऊपर चर्चा करेगा, डिस्कशंस करेंगी, तो उसमें उन चीज़ों को निकल कर आएगा। अगर मैंडेट मिला है तो निश्चित तौर से उसमें बधाई भी देनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनादेश है उसका स्वीकार हमको करना चाहिए, उसमें भी हमको मानना है, और जो कमियां भी उसमें रही है उसको आने वाले समय में देखा जाएगा। केरला में कांग्रेस पार्टी की सरकार एलडी जो है वो अलायंस में बनती नजर आ रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा द्राविड़ राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पे जो है जो 2 पार्टी का हमेशा से एक दबदबा रहा, उसमें एक नया विकल्प उबलता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे जो नई पार्टी बनी है विजय की, उनको वहाँ पे बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ के जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल अलग है उत्तर भारत से, मगर फिर भी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक छोटे अलायंस के रूप में हमेशा से कार्यरत थी डीएमके के साथ, तो उस पर भी विश्लेषण किया जाएगा। और असम में निश्चित तौर से भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, तो उसमें भी वहाँ के जो लोकल फैक्टर्स है, चाहे वो एसआईआर का मसला है, चाहे वो और वहाँ के जो लोकल इश्यूज है, पोलराइजेशन हुई है या और चीज़ें हैं, उसके ऊपर पार्टी निश्चित तौर से विश्लेषण करेगी कि क्या उसमें कमियां रही है। तो जैसा मैंने कहा कि कहीं पर विजय मिली है, कहीं पे जो है विजय नहीं मिल पाई है, तो सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा और उस पर फिर आगामी कार्रवाई आने वाले समय में हम करेंगे। ये निश्चित तौर से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा से एक जो है वो किसी पार्टी के साथ अलायंस में रहे, और वो भी बहुत एक छोटे से अलायंस के अंदर रहे। हमारा शेयर बहुत कम था, बहुत लिमिटेड सीटों पे लड़ते थे, तो उससे प्रेजेंस जो है वो धरातल के ऊपर नहीं हो पाती थी।
तो आने वाले समय में एक लॉन्गर रन की बात है, तो उस पर निश्चित तौर से संगठन मजबूत होगा। उसे डायरेक्ट जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की सोच है, वो धरातल तक पहुंच पाएगी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका निश्चित तौर से मिलेगा, पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की साफ सरकार दिखाई देती हुई बन रही है और मैं हमेशा स्पष्ट बात कहता हूँ, तो जनादेश उनको मिला है तो आज के लिए, आज की जीत जो है उसके लिए उनको बधाई। मगर जो उसमें कमियां पाई गई है या उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल है, ये सब चीजें हैं वो पार्टी देखेगी। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे और क्या फिर उसमें से निकल कर आता है, दैट इज कॉल फॉर सम अदर डे। देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं तो नजर तो हुई है, कई कई चीजें जगहों पे ये चीजें देखने को मिली है, इसके साक्षात जो है प्रमाण भी देखने को मिले हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इतना ज्यादा है, मोबाइल फोन्स है, सीसीटीवी कैमरास है, तो वो चीजें रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रोसीजर ही इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने का है वो न्यूट्रल नहीं है, जिसमें एक बारी पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उनको हटाकर उसमें गृह मंत्री को डाल दिया गया है, प्रधानमंत्री को डाला है और साथ में विपक्ष के नेता को डाला है। तो मेजोरिटी हमेशा से वो सरकार की ही होनी है, तो निश्चित तौर से वो सब चीजें हैं, इन लार्जर पर्सपेक्टिव पे वो सब चीजें काउंट होती है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है उसमें अगर कोई कमियां रही है तो उसका भी विश्लेषण होना चाहिए, होगा, और मुझे विश्वास है कि लॉन्गर रन में इसका फायदा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। आज सोमवार को प्रदेश सचिवालय में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम की 10 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह गाड़ियां राजधानी शिमला में कूड़ा उठाने के कार्य में इस्तेमाल की जाएगी। इस पहल को राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक शहरी प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से न केवल ईंधन पर होने वाला खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पारंपरिक डीजल और पेट्रोल वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण कम करती है, जिससे शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सतत विकास और हरित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर निगम के पास वर्तमान में कूड़ा उठाने के लिए 70 से अधिक वाहन मौजूद है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इन सभी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाए। यह पहली बार है जब नगर निगम शहर में कूड़ा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने जा रहा है, जिससे कचरा प्रबंधन प्रणाली अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल सहित नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि शिमला में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लक्ष्य पर भी बल मिलेगा। सरकार की इस पहल को स्थानीय स्तर पर सराहा जा रहा है और इसे भविष्य में अन्य शहरों में भी एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यह कदम न केवल तकनीकी बदलाव को दर्शाता है बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और शहरी विकास के नए दृष्टिकोण का भी संकेत है। शिमला नगर निगम पहली नगर निगम है जहाँ पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल कर देते हैं। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहाँ प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश के जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस खर्चे को भी कम किया जा सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे और मुझे खुशी है माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। वेस्ट बंगाल में गया था, वेस्ट बंगाल में हमने 20 साल बाद पहली बार
20 साल में 294 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाने वाले खड़े हुए। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की विचारधारा को ले जाने वाली पार्टी थी, उसकी नेता ममता बनर्जी युवा कांग्रेस में रही और पार्टी छोड़कर चली गई। उसके साथ ही टीएमसी का उदय हुआ और कांग्रेस के वोट बैंक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और आज हमने अपनी पार्टी को वहाँ खड़ा किया है। भविष्य में वहाँ हम निश्चित तौर पर एक अपनी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और वहाँ हम अपनी एक रणनीति के तहत आने वाले 5 से 7 सालों में वो अपनी एक रणनीति बनाएंगे। देखिए, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन किया और पोलराइजेशन करके उस राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उन्होंने फ़ायदा किया, बीजेपी फ़ायदा उठाया। इस समय उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया कि एंटी इनकम्बेंसी थी। आने वाले समय में बीजेपी से वहाँ कांग्रेस का मुकाबला होगा और कांग्रेस वहाँ कम बैक करेगी। 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन आया। पहले लोकतंत्र में किसी भी संस्था को दबाव में नहीं लिया जाता था। 2014 के बाद अब ये जैसे पोस्टर बैनर होते हैं ना, पोस्टर बैनर होते हैं, माइक होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती है इलेक्शन के समय, उस तरह बीजेपी ने अपने एक हथियार को ऐसे इस्तेमाल किया जिसमें ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, इलेक्शन कमीशन आ गया। वो अपने एक हथियार और कार्यकर्ता के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ते तो उसमें साम दाम दंडभेद का यूज करते। बीजेपी ने वो किया जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं किया। केरला में हम ओपोजिशन पार्टी थी, वेस्ट बंगाल में हम कहीं भी नहीं थे। वेस्ट बंगाल में हमारे 49 साल से हम सत्ता में नहीं है, 49 ईयर से हम सिर्फ अलायंस पार्टनर रहते रहे। काफ़ी सालों बाद वहाँ हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और केरला में मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हम वहाँ बहुत बाउंस बैक किए हैं और बाउंस बैक करके जो वहाँ लेफ्टिस्ट उनकी सरकार को हमने हराया। सर, ईवीएम भी आपको लगता है अभी भी कोई? देखिए, अब अभी तो चुनावों के परिणाम चल रहे हैं। ईवीएम का कोई भी हैक कर सकता है, कहीं भी हैक कर सकता है, ये तो बात स्पष्ट है। अब ये चुनाव पर मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय अगर आप वोटिंग परसेंटेज हिमाचल प्रदेश की देखो तो कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी थी कि 15-20% भी वोट भी नहीं ले गए। अभी हारे हुए हमारे को 4 महीने हो गए थे, 4 ही महीने हुए थे। हम मैं एमएलए था, अपनी विधानसभा क्षेत्र से 1 साल में ही मैं कितने वोट डाउन हो गया। तो वो कुछ कहीं ना कहीं शंका पैदा जरूर होती है। और इतनी परसेंटेज इतिहास में हिमाचल की कभी भी नहीं हुई थी। 2014 की बात, कब मैंने उस समय ईवीएम की बात की थी और उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया था। अभी परिणाम आ रहे हैं और परिणाम हमें खुशी है कि हम केरला में बाउंस बैक कर रहे हैं। और ठीक है, हम वेस्ट बंगाल में चुनाव हार रहे हैं, तमिलनाडु में हमारी अलायंस पार्टनर है, उसका भी परिणाम देख रहे हैं और असम में हम चुनाव हारे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं, लोकतंत्र की विशेषता है कि जो चुनावों में ऐसा होता है। ये चुनाव नहीं है सेमीफाइनल तो हो चुका है, अब तो फाइनल होगा 27 में। लेकिन फिर भी ये चुनाव एक पैमाना होता है हर एक राजनीतिक दल का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल के लोग जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, नगर निगम के चुनावों में जो शहर में रहते हैं, गांव में तो हम चलो चूल्हे का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, गांव में हम रहते हैं, कम गैस का उपयोग करते हैं। 1000 रुपया अगर एक गैस के सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे शहर के लोगों को उसमें फ़र्क पड़ेगा। सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा। मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगम के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के 10,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी के रूप में काट के रख दी है, वो जनता को ध्यान में रखना है। आपदा प्रभावित परिवारों के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया है नगर निगम के चुनावों में, उसको मद्देनजर रख के भी लोग वोट डालेंगे। लोकतंत्र में जब लोग वोट डालते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किस प्रकार वोट डालेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जब आपके हर महीने जेब से अगर किसी के घर में एक सिलेंडर लगता है 1000 रुपया निकलेगा, तो हमारा 10,000 करोड़ निकलने के बाद हमारा बजट घट गया।
राज्य का बजट घट गया ना हमारा निकलने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ ले लिए। हमारा 10,000 करोड़ में से जो पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का बजट था वो घटकर हमने 54,000 करोड़ किया। अब एक आम परिवार, गरीब परिवार के जेब से जब 1,000 रुपया हर महीने सिलेंडर का निकलेगा तो वो क्या प्यार करेगा? वो कुछ ना कुछ तो उसके दिल में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ा दिया। इसी तरह महंगाई किस प्रकार आसमान छू रही है, ये सब चीजें जनता आने वाले समय में देखेगी। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत शिक्षा और हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षण परिषद से जुड़े मुद्दों को लेकर हाल के दिनों में कई तरह की भ्रांतियां विवाद सामने आए हैं। इन्हीं विषयों पर आज डॉक्टर कमलकांत गौतम ने विस्तार से चर्चा की और जनमानस में फैली गलत जानकारी को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर गौतम ने स्पष्ट किया कि परिषद से संबंधित प्रक्रियाओं में संस्कृत शिक्षकों को शामिल किए जाने को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से निर्धारित नियमों और योग्यता के आधार पर लिया गया है, न कि किसी पक्षपात के तहत। उन्होंने बताया कि पूर्व परिषद के पदाधिकारियों द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के समक्ष संस्कृत शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप टीजीटी वेतनमान देने की मांग रखी गई थी। यह मांग वर्ष 1998 में लागू की गई थी। डॉक्टर गौतम के अनुसार वर्ष 1998 से लेकर 2026 तक अलग अलग सरकारों के दौरान परिषद ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और इसे मजबूत बनाने का प्रयास भी किया। शास्त्रीय पदों के निर्धारित योग्यता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दो प्रमुख बिंदु तय किए गए। पहला, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए गए और दूसरा, जिनके पास यह अंक नहीं है उन्हें सुधार का अवसर भी दिया गया। इस प्रक्रिया में हजारों अभ्यर्थियों ने 5,000 से 10,000 रुपए तक की फीस जमा कर अपने अंकों में सुधार किया ताकि वे निर्धारित योग्यता को पूरा कर सके। डॉक्टर गौतम ने बताया कि वर्ष 2019 से इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया गया ताकि संस्कृत शिक्षकों के हितों की रक्षा भी की जा सके। अंत में डॉक्टर कमलकांत गौतम ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने से बचे। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर संस्कृत शिक्षा के विकास और संरक्षण की दिशा में सकारात्मक योगदान देना होगा। आज की यह प्रेस वार्ता जिसके लिए की जा रही है उसका मूल आधार है हाल ही में बैच वाइज शास्त्री की भर्तियां हुई है, जिसमें बहुत बड़ा विवाद गहराया हुआ है क्योंकि उसमें बीए संस्कृत के लोगों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें हिमाचल राज्य की संस्कृत शिक्षक परिषद की ओर भी पूरा समाज, चाहे बेरोजगार शास्त्री हो चाहे सेवारत शिक्षक हो, वे देख रहे हैं कि परिषद भी इस पे अपना पक्ष रखे। मैं आप लोगों को टीजीटी संस्कृत जो पदनाम है उसके कुछ पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। यह मांग 1998 से लेकर चल रही है। तत्कालीन परिषद के पदाधिकारियों ने उस समय के शिक्षा मंत्री के समक्ष यह मांग रखी थी। उसके बाद उन संस्कृत शिक्षकों को जो कि इसकी योग्यता को रखते थे उन्हें टीजीटी वेतनमान दिया गया। वे आज भी उस समय के लगे हुए लोग उस वेतनमान को ले रहे हैं। 1998 से लेकर 2026 तक समय समय पे अलग अलग सरकारों के समय पर परिषद ने इस मांग को रखा है। आरटी एक्ट हम सभी जानते हैं कि जब लागू हुआ तो शास्त्री इन पदों के लिए उसमें से केवल दो चीजों को चुना गया। एक था कि 50% अंक होने चाहिए और दूसरा टेट को लागू किया गया। उस समय बीएड को लागू नहीं किया गया था। उस समय भी बहुत से लोगों के पास 50% अंक नहीं थे, तो हम सभी ने मिलकर ये गुहार लगाई थी कि सबको मौका दिया जाना चाहिए और सभी ने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम 5,000 और 10,000 की फीस देकर अपनी इम्प्रूवमेंट की है। समय के साथ साथ ये मांग और तीव्र होती गई तथा 2019 से ये पत्राचार एनसीटी के साथ भी चला है, केंद्र सरकार के साथ भी चला है। विभाग के ही पत्रों में ये कहा गया है कि शास्त्री ये जो पद है इनको टीजीटी शास्त्री किया जाए और इसके लिए हिमाचल में पारंपरिक अध्ययन का बचाव करते हुए शास्त्री प्लस बीएड प्लस टेट को यहाँ पर रखा गया था, जो कि विभाग के पत्रों में उल्लिखित है। इसी के साथ एक और पत्र यह लिखा गया था कि टीजीटी शास्त्री को, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है, इसको ग्रेजुएशन ही मानकर केवल शास्त्री प्लस बीएड रखा जाए।
साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विरोध में नहीं है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समय समय पे जो कदम उठा रही है, हमारा संगठन सदैव सरकार के साथ है। आज के समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका विरोध कोई भी शिक्षक नहीं करता, नहीं करना चाहिए। साथ ही जो बेरोजगार साथी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हें भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे संगठन हो गए हैं, परंतु मेरा उन सभी से यही कहना है कि अधिकारियों को अनाप शनाप कह के उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करके कभी किसी भी बात का समाधान नहीं किया जा सकता। हमारे माननीय शिक्षा सचिव जी के बारे में यदि कहा जाए तो पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षकों के अनेक प्रकार के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे, जो एक अतिरिक्त कार्य होता था। शिक्षा सचिव जी ने उन सभी कार्यों को समाप्त किया है ताकि शिक्षक पूर्णतया शिक्षण पे, अध्यापन पे ध्यान दें। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और वे निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। इसलिए भ्रांतियां बहुत हो जाती हैं, विचार में पक्ष विपक्ष भी हो जाते हैं। हमें बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से बात रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, आगे सारे निर्णय भी हो सकते हैं। जहां तक सरकार के विषय में भी कहा जाता है कि सरकार को कांग्रेस विरोधी का टैग दिया जा रहा है, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है, परंतु कांग्रेस सरकार की ही बात की जाए तो ठियोग में एक तुंगेश स्थान है। अभी मुख्यमंत्री जी ठियोग के दौरे पे गए थे, वहां पे तुंगेश महाविद्यालय है, साथ ही सरैण नेरवा से आगे एक संस्कृत महाविद्यालय है, घुमारवी के साथ डंगार पे संस्कृत महाविद्यालय है। 3 संस्कृत महाविद्यालय जो निजी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे थे, इनका अधिग्रहण कांग्रेस सरकार के समय में हुआ है। इसलिए हम ये कभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस संस्कृत विरोधी है। तो कमी कहाँ रह रही है? कभी कहीं ना कहीं संवाद में रह रही है और संवाद के तरीकों में रह रही है। हमने परिषद ने जब से ये प्रकरण चला है, बेरोजगार शास्त्री संघ, संस्कृत संस्कृति संरक्षण मंच तथा राजकीय संस्कृत महाविद्यालय आचार्य संघ, इन तीनों संघों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया है। इन सभी को आग्रह किया है कि एक मंच पे आके इस समस्या का समाधान किया जाए। हम कभी भी नहीं चाहते कि संस्कृत महाविद्यालयों पे कोई बात आए। संस्कृत महाविद्यालयों के संरक्षण के लिए जो भी करना होगा, हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद सदैव अग्रणी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से नशे के खिलाफ चल रही जंग के बीच एक बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने समाज और कानून व्यवस्था दोनों को झकझोर कर रख दिया है। अब नशा तस्कर अपने अवैध कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मासूम बच्चों को मोहरा बनाने लगे हैं। ताजा मामला गग्गल थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस ने एक 13 वर्षीय किशोर के बैग से भारी मात्रा में चट्टा हेरोइन बरामद किया है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि नशा माफिया अब अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला बीती रात 9 बजे का बताया जा रहा है, जब सीआईए कांगड़ा की टीम एएसआई मनजीत सिंह के नेतृत्व में बनोल पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमित वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अमृतसर से वैष्णव की ओर जा रही एचआरटीसी बस को भी जांच के लिए रोका गया। बस की तलाशी के दौरान पुलिस को एक नाबालिग लड़का अकेला बैठा हुआ संदिग्ध स्थिति में मिला। पुलिस ने जब बच्चे से पूछताछ की तो उसकी उम्र महज 13 वर्ष पाई गई। उसके बाद मौजूद पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि बैग के अंदर से 130.48 ग्राम चट्टा हेरोइन बरामद किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ का एक बच्चे के पास से मिलना न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि यह भी इस बात का संकेत देता है कि नशा तस्करी का नेटवर्क कितना संगठित और खतरनाक हो चुका है। प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग ने जो खुलासा किया वह और भी चिंताजनक है। बच्चे ने बताया कि यह नशीला पदार्थ उसे पंजाब के अमृतसर में उसके एक रिश्तेदार ने दिया था और उस रिश्तेदार ने उसे बस में बैठाकर कहा था कि आगे किसी स्थान पर वह खुद उससे यह सामान ले लेगा। यानी पूरी योजना के तहत बच्चे को एक कोरियर के रूप में तैयार किया
किया गया ताकि पुलिस को शक न हो और तस्करी आसानी से हो सके। गग्गल थाना प्रभारी उद्धम सिंह राजपूत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने बरामद चट्टे को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच मुख्य आरक्षी विकास भट्ट को सौंपी गई है, जो अब इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। पुलिस का मानना है कि यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि एक बड़े नशा तस्करी गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो पंजाब से हिमाचल तक सक्रिय है। वहीं इस मामले में एएसपी बीर बहादुर ने जानकारी दी कि नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए नाबालिग को कानून के तहत ऊना स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। बोर्ड ने बच्चे को 14 दिनों के लिए ऊना के ऑब्जर्वेशन होम में भेजने के आदेश दिए हैं, जहां उसकी काउंसलिंग और निगरानी भी की जाएगी। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नशा तस्कर बच्चों तक कैसे पहुंच रही है और उन्हें इस गंदे धंधे में धकेलने के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को इस तरह इस्तेमाल करना न केवल अपराध है बल्कि यह उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। पुलिस अब उस रिश्तेदार की तलाश में जुट गई है जिसने बच्चे को यह नशीला पदार्थ सौंपा था। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की तह तक जाकर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि नशे का जाल अब किस हद तक फैल चुका है। जरूरत है कि अभिभावक अपने बच्चों पर नजर रखें और समाज मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ जागरूकता फैलाए। वहीं प्रशासन को भी इस दिशा में और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि मासूम बच्चों को इस खतरनाक रास्ते पर जाने से रोका जा सके। फिलहाल कांगड़ा पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। शिमला के संजौली स्थित गुरुद्वारे से जुड़ा एक मामला इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद में 2 लड़कियों और गुरुद्वारा प्रधान द्वारा 9 लोगों के खिलाफ संजौली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत को अनसुना कर दिया। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष का माहौल पैदा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार पहले पक्ष ने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे विवाद और भी गहरा गया। जानकारी के अनुसार यह विवाद उस समय बढ़ा जब गुरुद्वारे परिसर में रात के समय 2 लड़कियों को पकड़ा गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जो अब पुलिस केस तक पहुंच चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने घोषणा की कि वह इस मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए संजौली पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रही है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजौली गुरुद्वारा के प्रधान मंगा ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गुरुद्वारे में ठहरने आई 2 लड़कियों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के संबंध में तथ्यों को सही तरीके से सामने लाना जरूरी है। उन्होंने अपील की है कि मामले को बिना पूरी जानकारी के तो न दिया जाए और सच्चाई सामने दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर संजौली आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा साहिब संजौली, जनरल सेक्रेटरी सरदार जसवीर सिंह जी, प्रितपाल सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सरासर गलत है। अगर आप देखो ये 1 तारीख की बात है, क्या लड़कियां गुरुद्वारा साहिब में आके ठहर नहीं सकती? महिला लड़की आके ठहर नहीं सकती? हाँ, अगर जो कोई आपत्तिजनक उनकी कोई तस्वीर है या उनकी कोई ऐसी वीडियो है या लेन देना, तो गुनाहगार है। उन बच्चियों का, उनका बेचारियों का कैरियर है। अगर जो ऐसा करोगे तो फिर वो मेडिकल बेचारी क्यों कराएगी, अपना क्यों कराएगी? वो आके उनकी पिटाई कर रहे हैं, वो आके एक सेवादार को अलग कमरे से, वो परसों मेरे पास उनका एक आदमी आया उन्हीं के ग्रुप का, कह रहे जी हमारे से गलती होगी कि हम रात को आए। मैं कह जी क्या देखा वहाँ पर आपने? कह रहे जी कुछ नहीं। मैं कह फिर क्यों आए आप? कह रहे जी वो गलती होगी। मैं कह जी फिर वो लड़कियाँ कहाँ थी? कह रहे वो अपने कमरे में थी। ये परमजीत सिंह पम्मी जी के बयान है, उन्हीं के। फिर उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि परमजीत सिंह पम्मी बोलते हैं कि भाई हमारे से गलती होगी। मैं कह जी वो लड़कियाँ कहाँ थी? कह रहे वो अपने रूम में थी। मैं कह जी वो सेवादार कहाँ था? कह रहे वो अपने रूम में था। मैं कह फिर इसमें गलत क्या हो गया?
तो गलत तो कुछ नहीं हुआ। अगर फिर वो बोलते हैं कि जी देखो हमारी एक लड़की की डेथ हो चुकी है और ये हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि मंगा जी आप प्लीज वहाँ जाओ। मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। आप लड़कियाँ बेचारी हो, जो लड़कियाँ हैं उनके साथ जाओ, उनसे जाके वहाँ माफी मांग लो। आप उनको बोलोगे कि भाई आपने हाथापाई करे, हाथापाई हमने नहीं करी थी, दूसरे ने की थी। मैं क्या, फिर वहाँ जाके बता दो कि हाथापाई किसने की थी। क्योंकि वीडियो बनाने वाला भी सिमरन सिंह सीगा, इनका बॉस भी सिमरन सिंह है वीडियो बनाने वाला। वो दूसरों को बोलता तुम मारो मैं साथ हूँ, एक हाथ से धक्के जरा लड़कियों को मार रहा। भाई तू कम से कम देख तो ले पहले, वहाँ प्रबंधक कमेटी भी कोई चीज है, उनको बुलाओ पहले। अगर जब प्रबंधक कमेटी को मेरे को उन्होंने फोन किया 12:33 पे कॉल आई है, मुझे 5-7 मिनट तो आने में लगेंगे ना। हमारे गुरुद्वारे में पगड़ी या परना कोई बांध के नंगे सिर नहीं आते, इसका 5 मिनट लगेंगे। उससे पहले तुमने धड़ाधड़ मार किटाई कर दी, लड़के को मार दिया, लड़कियों को मार दिया। तो इनको ये नहीं पता लग रहा कि वहां पर भी कैमरे हैं। फिर पुलिस में जाके उल्टी कंप्लेंट हमारी लिखा रहे हैं। वो तो जब छानबीन हुई, लड़कियों के बयान हुए, हमने सेवादार को चेक किया, हमने उनका क्या नाम इसका अपने CCTV कैमरे चेक किए, हमने अपने अलग अलग जो और दूसरे सेवादार है उनके बयान लिए। जब हमने सबके बयान ले लिए, जब हमारे को संतुष्टि हुई कि ये ठीक है, तभी हम थाने में गए उनको लेके। मैं बल्कि अपने हाथ से उनको लेके गया, लड़कियों को भी लेके गया रूम से और उस सेवादार को भी ले जाके मैंने वहां पर थाने में अंदर किया। बल्कि उनके सामने मैंने उसके लगाए भी अपन सेवादार के। अब मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि इसको मार चुके हैं। मैंने सोचा इसमें तो वाकई इसने गलत किया होगा, तो गुस्सा तो आ रहा था कि एक बदनामी होगी। लेकिन जब वो हमने सारी कार्रवाई की जाई तो हमारी संतुष्टि पाई गई। बिल्कुल भी 1% भी कुछ गलत नहीं हुआ। ये इन्होंने आके मीडिया में तो बोल दिया कि हम कल धरना देंगे, गुरुद्वारा साहब में आपत्तिजनक में आएंगे। भाई तुम्हारी भी तो माँ बहन होगी, तुम किसी लड़कियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? पहले पूछ तो लेते। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कमेंट नहीं करते, वो देखते हैं पहले कि भाई जाके हम देखें कि भाई ये लड़कियां वाकई ही गलत थी, गुरुद्वारे वाले वाकई ही गलत थे, तब तो आप एक्शन लो। हम सजा के हकदार है। मैं अकेला अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ कि अगर जब कुछ गलत होता तो आप सजा मुझे दीजिए आप, लेकिन किसी का करियर ना खराब करिए, किसी महिला के बारे में गलत लफ्ज यूज ना करिए। जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं, गुरमीत जी को बोला मैंने, मैं कह कि आप अध्यक्ष हो ना, ऐसे मैं भी अध्यक्ष हूँ। अगर जो आपके भी 4-5 दिन पहले वहां पर एक लड़की रामपुर वाली के ऊपर उसने शिकायत लगाई थी लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में, ठीक है, वो भी मामला लड़की का था। आपने भी तो वहां छानबीन की होगी, ठीक है, वो भी तो आपके लोग बता रहे हैं हमारे को। तो इस करके हमने तो आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाए, आपने हमारे ऊपर लगा दिया कि जी गुरुद्वारा साहब में ऐसे हुआ। कि भाई देखो ये गुरु घर है, तो लेकिन जो गुरु की मार है ना वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, वो उनको यहाँ पड़ेगी पड़ेगी। जो भी ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं ना, अगर जो हम कर रहे हैं तो हम कसूरवार है, या वो कर रहे हैं तो उनको सजा मिलेगी मिलेगी। 101% ये जानबूझ के कर रहे हैं। और जो इनका सरदार है वो सिमरन सिंह है, वो यहाँ संजौली में रहता नहीं है, मेंबर वो यहाँ का है नहीं है। भट्टाकुफर में उसके फादर की दादू की दुकान है। ये खुद वहाँ जलंधर पंजाब यूनिवर्सिटी लवली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रहता है। क्योंकि हमने भी इसका आधार कार्ड वगैरह चेक करा, जो इसका यहाँ पर ना कोई वोटर कार्ड है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ रिश्तेदारों को, कुछ दूसरे पे भी जिनके साथ नहीं बनती उनसे गुटबाजी करके हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लगातार बारिश और तेज तूफान के कारण कई क्षेत्रों में भारी नुकसान भी हो चुका है। शिमला, नाहन, बिलासपुर और ऊना समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के चलते पेड़ गिर गए, जबकि सिरमौर और शिमला के कुंडू क्षेत्र में भवनों की छतें तक उड़ गई। शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान पर भी तूफान के चलते अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं बिलासपुर, रामपुर और चंबा के कई हिस्सों में रात से ही ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम के इस बदलाव का असर पहाड़ी क्षेत्रों पर भी देखने को मिला, जहां रोहतांग, किन्नौर, चूड़धार और धौलाधार की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया, जिससे तापमान में गिरावट आई है। सोमवार सुबह से ही शिमला में घने बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में अंधेरा जैसा माहौल भी देखने को मिला। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ओलावृष्टि ने बागबानों की कमर तोड़ दी है। अपर शिमला, रामपुर के भरडावली व तकलेट पंचायतों में तेज ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से नाशपाती और अन्य गुठलीदार फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। शिलाटी, खोड़ी और खनोटू गाँव में
करीब आधे घंटे तक गिरे ओलों ने फलों और पेड़ों के पत्तों को जमीन पर ही गिरा दिया। इसी तरह अन्य जिलों में भी फसलों के नुकसान की खबरें सामने आई हैं। मंडी में घनी धुंध के कारण दृश्यता 800 मीटर तक सीमित रही, जिससे वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांगड़ा, शिमला, सुंदरनगर और जुब्बलहट्टी में गरज के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी पेश आई। कांगड़ा के नलसुआ क्षेत्र में बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग गई, जिससे उसके नीचे खड़े 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। ऐसे भी सोलन के कथेट क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद शहर और आसपास के इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रही। धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास तूफान के कारण एक पेड़ सीढ़ियों पर गिर गया। हालांकि पास खड़े वाहन बाल-बाल बच गए। बद्दी और ऊना में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही, जबकि कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा भी पेश आया, जहां तेज तूफान के कारण उड़ती टीन की चादर एक बुजुर्ग महिला पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शिमला के जाखू क्षेत्र में बिजली गिरने से एक पेड़ 2 हिस्सों में टूट गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 6 और 7 मई को लेकर येलो अलर्ट घोषित हुआ है। विशेष रूप से कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में खराब मौसम की आशंका जताई गई है। 8 और 9 मई को भी उच्च और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम के खराब रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम के इस बदले रूप ने जहां एक और तापमान में गिरावट लाई है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन, कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान पहुंचा है।